संबोध का पाठ 2 वर्ण विचार शुरू करने दो। वर्ण क्या है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये वर्ण अपने उच्चारण के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं और ये वर्ण संख्या में 11 हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन, वे वर्ण जो अपने पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं और यहाँ पर इनकी संख्या 33 है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में कर लिया जाता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये स्वर हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 है। ये स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत, प्लुत वे जिनका उच्चारण करने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ये मुख्यतः संस्कृत में काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए आपके सामने है ओम, अर्थात मैंने जब ओम का उच्चारण किया तो मैंने अन्य स्वरों की तुलना में इसके उच्चारण में अधिक समय लिया। यह प्लुत है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के 3 प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपकी जीह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई और करती है। इनकी ये क से म तक के व्यंजन इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीह्वा मुख के विभिन्न भागों को बहुत ही सूक्ष्म, बहुत कम छू पाती है। ये प्रकार है य, र, ल, व। और व्यंजन का आखिरी प्रकार है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऊष्म अर्थात गर्म, और अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपके मुख से जब वायु निकलती है तो मुख के अंतर्गत आपको एक गर्माहट का एहसास होता है। ये व्यंजन है श, क्ष, स, ह। अब हम पढ़ेंगे आगे मुख्य रूप से संयुक्त प्रकार, जो कुछ इस प्रकार है। संयुक्त व्यंजन, ये वो व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों का मेल करने से बनते हैं। उदाहरण के लिए क और श के मिलने से बन रहा है क्ष, ज और य से मिलने से बन रहा है ज्य, त और र के मिलने से बन रहा है त्र। ज्य जो मैंने उच्चारण किया है यह उसका शुद्ध उच्चारण है, लेकिन इसका लोकप्रिय उच्चारण ज्ञ ही माना जाता है, जैसे ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी। अनुस्वार, अंक की जो बिंदी होती है वह अनुस्वार कहलाती है और प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को भी अनुस्वार की श्रेणी में ही गिना जाता है। जैसे संभव को आप आधा म के साथ भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो स के ऊपर अनुस्वार लगाकर भी उसका लिखित रूप आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाए। विसर्ग, विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसका चिन्ह 2 बिंदु हैं, जैसे अतः, प्रातः। तो विसर्ग का प्रयोग भी मुख्य रूप से संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है। अगला इसका प्रकार है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। इसका उच्चारण
मुख और नासिका दोनों से किया जाता है और इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, हंसना। अब अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर आप उच्चारण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हंस अर्थात हंसना, हंस एक पक्षी का नाम। आगे देखेंगे हम हलंत। हलंत जब भी कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा हमें दिखाई देती है। यह तिरछी रेखा ही हलंत कहलाती है और हम लोगों से मुख्यतः ऐसी गलतियां हो जाती है और भाषा का अशुद्ध प्रयोग हम कर देते हैं। तो विद्या में द के नीचे जो तिरछी रेखा है वो हलंत है और ये हलंत ही बताता है कि यहाँ द स्वर रहित है। अगली यहाँ आपको विभिन्न व्यंजनों के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ पर इसी में बोलते समय क, ख, ग, घ। तो यहाँ जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी जीवा अंदर की तरफ जा रही है अर्थात कंठ को स्पर्श कर रही है। अगला प्रकार है च वर्ग। जीवा के ऊपर वाला भाग जो होता है वह तालु कहलाता है और यहाँ च वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श कर रही है। यहाँ चित्र में आप तालु देख सकते हैं, दिखाया गया है। यहाँ पर च, छ, ज, झ जब इन वर्णों का मैंने उच्चारण किया तो मेरी जीवा ने तालु को स्पर्श किया। ट वर्ग वो होता है जिसमें जीवा पूरी तरह से आपके मूर्धा को अर्थात बिल्कुल ऊपर वाले भाग को, जीवा दांतों से भी ऊपर वाले भाग को स्पर्श कर रही है और थोड़ी सी जीवा आपकी मुड़ रही है। जैसे ट, ठ, ड, ढ। तो यहाँ जीवा थोड़ी मुड़कर मूर्धा को स्पर्श कर रही है, बिल्कुल ऊपर वाले भाग को स्पर्श कर रही है। त वर्ग में जीवा आपके दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध। ये दांत इसका उच्चारण स्थान है और इनका नाम होगा दंत्य वर्ग वर्ण। प वर्ग में जिह्वा आपके जिह्वा माफ कीजिएगा, होठ आपके होठों को स्पर्श किया जाता है, आपके होठों से स्पर्श होता है, उन्हीं के माध्यम से आप इस वर्णों का उच्चारण करेंगे। प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ आपकी जिह्वा के विभिन्न स्थानों, मुंह के अंदर विभिन्न स्थानों को जब स्पर्श करती है तो ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण नासिका के साथ साथ इन वर्गों के निर्धारित उच्चारण स्थानों के साथ भी किया जाता है और इन पंचम वर्णों को नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो अब हमने पढ़ा है व्यंजनों के बारे में और स्वरों के बारे में। अब हमारा अगला शीर्षक है वर्ण विच्छेद, मुख्यतः जिसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद है वर्णों को अलग अलग करना। मैंने आपके पास सबसे पहले संयुक्त व्यंजन आपको दिखा रही हूँ मैं, जिसमें क, श और अ, अर्थात इस श के अंदर ये 3 वर्ण मिले हैं तब एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार त्र, उसी प्रकार य और श्र का निर्माण भी आपके सामने है। अगला है द्वित्व व्यंजन। द्वित अर्थात एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा जब मिलता है, पूरे से तात्पर्य है कि उस व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। जैसे पहला एक शब्द आपके सामने है इस्तेमाल, तो यहाँ पे ई और उसमें आधा स और ये त। यहाँ ये मुख्य ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे आधा स और त, उसके बाद ए आया है, स्वर आया है, तो यहाँ पे स के नीचे हलंत है अर्थात स्वर रहित है स और वो एक त में इसमें मिल रहा है, व्यंजन में मिल रहा है, तो ये द्वित्व व्यंजन होगा। फिर म में आ की मात्रा माँ और ल में अ जुड़ा हुआ है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी है अर्थात उसमें अ मिला हुआ है
और अगर व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो उसमें स्वर नहीं है। अगला है अनुस्वार से संबंधित, जिसमें है पहला शब्द हमारे पास संबंध। संबंध में देखिए स में अ मिल रहा है और फिर म। मैंने आपको पहले भी बताया है अनुस्वार में कि म लगाकर भी आप लिख सकते हैं और आप उस पे अनुस्वार भी लगा सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार ब और फिर न आधा है, ये पंचम वर्ण है और ध के अंदर अ मिला हुआ है। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु। सांप शब्द के अंत का वर्ण विच्छेद हमारे सामने है। स में आ की मात्रा है लेकिन उसके साथ उसमें अनुनासिक भी लगा है। अनुस्वार और अनुनासिक अंक का जो होता है, इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है ना वो स्वर में गिने जाते हैं और ना वो व्यंजनों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन इन वर्णों का हिंदी भाषा में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए इन्हें अयोगवाह अर्थात जिसका किसी के साथ मेल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वह अपना वर्णमाला में मुख्य स्थान रखता है। अगला है र के विभिन्न रूप। यहाँ पर र से संबंधित हम गलतियां अधिकतर कर जाते हैं। देखिए पहला शब्द आपके सामने है क्र, क्रम। तो क्र के अंतर्गत क आधा है और र पूरा है, ये गलती हम मुख्यतः करते हैं। क आधा है और र पूरा है, उस र में अ मिल रहा है और फिर म के अंदर अ। तो ये ध्यान रखिए कि जब कभी कोई हलंत के साथ वाला व्यंजन जब र में मिलता है और वह र स्वर से युक्त होता है अर्थात पूरा होता है, तो उसके अंदर र नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में दिखाई देगा। लेकिन हलंत की तिरछी रेखा और र की तिरछी रेखा में बहुत अंतर है, यह ध्यान देने योग्य बात है। अगला है कर्म। क में अ मिल रहा है लेकिन र अब ऊपर आ रहा है क्योंकि र स्वर के बिना है। एक बात ये इस तरह से समझ सकते हैं हम कि अगर र के अंदर स्वर मिलेगा, र अगर स्वर से युक्त होगा तो वो दो वर्ण हो गए। तो दो वर्ण मिलेंगे तो किसी चीज का वजन ज्यादा होगा तो वो नीचे आया, लेकिन यहाँ पे र स्वर के बिना है, वो सीधा व्यंजन से मिल रहा है, तो यहाँ पे वो र उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा अर्थात हल्का हो गया, तो वो ऊपर म के ऊपर शिरो रेखा के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे र आधा है और म के साथ अ मिल रहा है। अगला है गुरु। ग में छोटे ऊ की मात्रा छोटा ऊ और र में भी छोटा ऊ ही है। यहाँ पे ऊ की मात्रा, ऊ का विशेष र के साथ ये है कि र के पीछे की तरफ ऊ की मात्रा लगती है। अगर छोटा ऊ जुड़ेगा तो मात्रा कुछ इस तरह लगेगी, लेकिन अगर बड़ा ऊ होगा तो मात्रा थोड़ा सा एक गोला आगे की तरफ को मुड़ा हुआ होगा और यहाँ पर वो बड़े ऊ की मात्रा। तो ये मुख्य अंतर आपको देखना है और इन दोनों में अंतर इनके उच्चारण से ही किया जा सकता है।